क्या आपको लग रहा है तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में नतीजे आ सकते हैं? So Mamata Banerjee is already finished. 2025 was the period of एक जैसे बोलेंगे कि एक एकदम से मौसम बदला है और माहौल बदला है ऐसा। अब मंगल डिग्रिकली शनि के बहुत करीब आ जाएंगे, विच इज इन बिटवीन। वो एक बहुत ही वल्नरेबल पीरियड होने वाला है कि देयर विल बी अ वॉर लाइक सिचुएशन। अब मंगल ने उनको ज्वाइन किया। ऑल थ्री प्लैनेट्स आर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ स्मोक एंड इल्यूजन। मतलब जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि क्या होगा और क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मीडिएटर बनने के लिए यू हैव टू बी स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग योरसेल्फ, व्हिच पाकिस्तान इज नॉट। वो तो है ही नहीं, उनका चार्ट भी यही बताता है और उनकी आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी हम देखें तो वो यही बता रही है कि दे आर नॉट इन अ स्टेट टू मीडिएट एट ऑल। वी आर हिटिंग द ओपोनेंट और द एनिमी राइट एट द कोर विदाउट इवन देम नोइंग कि ऐसा हो रहा है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज के खास कार्यक्रम में एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है आचार्य रीना शर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे जो कि दुनिया भर में हालात बने हुए, चाहे वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर, या फिर हम साउथ चाइना सी या ग्लोबली जो कुछ चल रहा है, हालातों के बारे में थोड़ा सा ग्रहों की चाल क्या कहती है वो जानने की कोशिश करेंगे। रीना जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार अंबर जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। जय हिंद। रीना जी, सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है और जो पूरा ही विश्व जानना चाहता है वो ये कि यूएस और ईरान के बीच में जो मीडिएशन पाकिस्तान करा रहा है, उसके कुछ खास नतीजे निकलते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरह से मीडिएशन हुआ उसके 2 घंटे बाद ही लेबनान पे इसराइल ने अटैक कर दिया। प्लस ईरान ने यूएस के सामने दो प्रीकंडीशंस रख दी जो कि बहुत मुश्किल है। तो डेलीगेशन इस्लामाबाद जा तो रहा है लेकिन मुश्किल नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अगला मूव ईरान को लेकर होगा वो क्या होगा, और ईरान क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि रिटेलिएटरी एक्शन गल्फ को लेकर लगातार जारी है। क्या जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि डिसैलिनेशन प्लांट्स, पावर प्लांट्स और अंडर जो इंटरनेट केबल्स हैं, क्या इस तरह की चीजें गल्फ में वो निशाना बनाएगा? जी। सो आपने जो सवाल करे और जो आपने पूछा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले विल सी कि कौन कौन से प्लानिटरी चेंजेस हुए हैं, प्लैनेट्स में या नक्षत्रों में क्या बदलाव हुआ है। तो अगर मोटा मोटा देखें तो कोई भी बदलाव नहीं हुआ अभी तक। ना बृहस्पति मूव करे हैं, ना शनि मूव करा है। देर इज नो चेंज इन द प्लैनेट्स एज ऑफ नाउ, बट देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज विच इज हैपेंड एट द नक्षत्र लेवल। सो केतु का एक नक्षत्र होता है मघा, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप, व्हेन इट कम्स टू द पोजीशन, सत्ता। और ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि मघा का जो सिंबल है वो इटसेल्फ इज थ्रोन। थ्रोन है, सिंहासन है मघा का सिंबल। और मघा केतु का ही नक्षत्र है। और केतु जो है इस समय सिंह राशि में है, लियो में है। और सिंह राशि और लियो दोनों जो ये मैं बात बता रही हूँ इंग्लिश में और हिंदी में हम बोलते हैं, दैट इज द लग्न फॉर ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प की कुंडली और यूएसए की कुंडली, दोनों की कुंडलियों में जो लग्न है वो सिंह है। अब सिंह लगन में मघा नक्षत्र में केतु शिफ्ट कर रहे हैं। अभी तक केतु डिफरेंट नक्षत्र में थे, अब वो खुद के नक्षत्र मघा में शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, जब हम केतु और राहु की बात करते हैं तो मूवमेंट के लिए भी हम एक तो उसका मीन मूवमेंट देखते हैं और एक ट्रू मूवमेंट देखते हैं। सो जो मीन मूवमेंट है वो 29 मार्च को ऑलरेडी हो चुका है, और जो ट्रू मूवमेंट है वो अब 20 अप्रैल को होगा। अलोंग विद दैट मंगल का ट्रांजिट हुआ है 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को मंगल ने शनि को जाके ज्वाइन किया है पाइसिस में, मीन राशि में, विच इज अ वाटरी साइन। और वहां सैटर्न और नेपच्यून ऑलरेडी कंजंक्ट बैठे थे, अब मंगल ने उनको ज्वाइन किया। ऑल थ्री प्लैनेट्स आर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ स्मोक एंड इल्यूजन। मतलब जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि क्या होगा और क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज वी ऑल आर हैविंग दैट स्मोकी क्लाउड
अराउंड अस कि हमें कुछ दिखाया जा रहा है, हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी आर नॉट एबल टू परसीव कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. नाउ अगर हम इन प्लैनेटरी एनर्जीज को डिकोड करें, सो डिकोड करके ये पता चलता है कि जब मंगल डिग्रिकली शनि के बहुत करीब आ जाएंगे, विच इज इन बिटवीन 19 अप्रैल टू 23 अप्रैल, वो एक बहुत ही वल्नरेबल पीरियड होने वाला है फॉर द ओवरऑल ग्लोब, सभी देशों के लिए, सभी कंट्रीज के लिए, स्पेसिफिकली उन कंट्रीज के लिए या उन लीडर्स के लिए जिनके केतु का कनेक्शन कहीं ना कहीं उनके सिंह राशि या सिंह लगन से बन रहा है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है. और अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो महादशा चल रही है वो भी उनके अष्टम लॉर्ड की चल रही है, एर्थ लॉर्ड की चल रही है, जुपिटर की, और वहां ट्रांजिटिंग शनि बैठे हैं उनके अष्टम भाव में. सो ऑल दीज थिंग्स आर टेलिंग मी, जो कि पिछले बहुत समय से मैं बोल रही हूँ कि वो गलत गलत डिसीजंस लेते जाएंगे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो मघा नक्षत्र उनका उनका लगन है, और वहां जो केतु हैं अभी बैठे हुए वो भी मघा नक्षत्र में है. सो वो अथॉरिटेटिवनेस उनके अंदर ला रहे हैं. ही इज बिकमिंग वेरी अथॉरिटेटिव, इनफैक्ट ही इज बिकमिंग अथॉरिटेटिव टू दैट एक्सटेंट कि वो किसी की सुन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि केतु मघा नक्षत्र का आपको एक लीडरशिप क्वालिटी देता है, बट एट द सेम टाइम अगर वो बैडली अफ्लिक्टेड है तो वो नेगेटिव जाता है आपके लिए. और जो मैंने कहा थ्रोन, तो वो आपको उस सिंहासन को छोड़ने के लिए, डिटैच होने के लिए उस सिंहासन से मजबूर भी कर सकता है, या ऐसी सिचुएशंस बना सकता है कि आपको वो सिंहासन छोड़ना पड़े. सो डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो आगे आने वाला पीरियड है, दैट इज वेरी रिस्की. ही इज ऑलरेडी वॉकिंग ऑन अ वेरी रिस्की पाथ. हैविंग सेड दैट, अभी जून में जैसे ही बृहस्पति का गोचर होगा 2 जून को, तब थोड़ी सी सिचुएशन उनके लिए ऐसा लगेगा कि बेटर हो रही है, जबकि हो नहीं रही है. जैसा मैंने बोला, एक क्लाउड जैसा क्रिएट हो रहा है, लेकिन ऐसा हमें दिखेगा कि शायद एक एक अलाइनमेंट हो रहा है या एक अलायंस उनका बन रहा है. ईरान के साथ कहीं ना कहीं अग्रीमेंट पे वो आ रहे हैं, बट मीडिएशन में आप पाकिस्तान का नाम नहीं सुनेंगी. ये जो पाकिस्तान का नाम हम सुन रहे हैं सब जगह कि वो मीडिएटर बनेंगे, मीडिएटर बनने के लिए यू हैव टू बी स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग योरसेल्फ, विच पाकिस्तान इज नॉट. वो तो है ही नहीं. उनका चार्ट भी यही बताता है, और उनकी आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी हम देखें तो वो यही बता रही है कि दे आर नॉट इन अ स्टेट टू मीडिएट एट ऑल. सो हाउ कैन दे बिकम अ मीडिएटर? दे विल नॉट बी द मीडिएटर. देयर विल बी अ थर्ड कंट्री, अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर, मेरे हिसाब से, विच इज टर्की. टर्की विल बी द वन जो मीडिएशन करवाएंगे एट दैट पॉइंट इन टाइम, अराउंड मिड मे के बाद ऐसा समय बनता है. सो मिड मे के बाद एक योग बन रहे हैं जहां पे ईरान और अमेरिका के बीच में टर्की के द्वारा एक मीडिएशन होगा, और एक कहीं वो कंसेंसस पे पहुंचते हमें दिखेंगे. बट दिस विल बी अ वेरी टेम्पररी थिंग, बिकॉज ईरान, यूएस एंड वट एवर वॉर्स आर गोइंग ऑन, ये अभी तो जल्दी से रुक नहीं रहे हैं. बीच बीच में हाँ ये है कि ऐसा लगेगा सीज फायर हो गया, थोड़े दिन के लिए थोड़ा आराम मिल गया, या उनके रिसोर्सेज खत्म हो गए, या कहीं पे उनका अग्रीमेंट हो रहा है, बट एक्चुअली नथिंग विल हैपन बिकॉज दीज वॉर्स विल गो ऑन इन फेजेस. अभी तो बहुत बहुत सारे कंट्रीज मिल ही गए हैं, और भी कंट्रीज जो हैं ऐड होते ही जाएंगे. सो वॉर्स आर नॉट एंडिंग एनीवेयर टिल मिड ऑफ 2027. और मीडिएशन में पाकिस्तान, आई डोंट थिंक सो. हाँ, वो तो खैर पाकिस्तान की फजीयत हो भी गई. यूएस ने जो ड्राफ्ट पोस्ट उनको एक्स पे पोस्ट करने के लिए भेजी थी, उन्होंने विद टाइटल वैसे ही पोस्ट कर दी, वैसे ड्राफ्ट का वैसा, पोस्ट फॉर पीएम ऑफ जी. पाकिस्तान, और जो एडिट हिस्ट्री में आ भी रही है, और जिसको इनफैक्ट अमेरिकन मीडिया भी अब उस चीज का मजाक बना रहे हैं. तो खैर पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो तो वो अपनी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सारी चीजें खुल गई हैं. अब बस चाइना की जी. बात करते हैं. अभी रिसेंटली जो ताइवान है, उसकी ऑपोजिशन लीडर चैंग लीवू जो है वो चाइना जाके आई है. और हम सब जानते हैं कि एक तरफ जो है वॉरशिप और सारी चीजें चाइना ने प्लेस की हुई है उधर, मतलब दोनों चीजें पैरेलल चल रही है. तो आपको क्या लगता है कि क्या चाइना जो है वो अटैक करेगा ताइवान को, या फिर हम नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच के रिश्तों की बात करते हैं, जापान और ये सारी चीजें जो पूरी इक्वेशन है साउथ चाइना सी में, किस तरह के हालात आप आगे डिवेलप होते हुए देख रहे हैं ग्रहों के हिसाब से? सो व्हेन वी टॉक अबाउट चाइना, चाइना एक बड़ा ही ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ कंट्री है, जो मैंने हमेशा बोला है आपके शो पे, मैंने बहुत बार बोला है.
China will never go for a direct war like situation with Taiwan or any other country. It will not happen. चाइना की तरफ से नहीं होगा in the near future. अगर हम वॉर की बात सोचते भी हैं तो समवेयर बाय द एंड ऑफ 2027 या मिड ऑफ 2027 उसके बाद हम उसके बारे में बात कर सकते हैं कि मे बी दे विल थिंक ऑफ वॉर, बट राइट नाउ जहां तक मैंने देखा है उनकी कुंडली में, आई डोंट थिंक सो। उनका इंटरनली ही बहुत परेशानी वाला समय चल रहा है। इकोनॉमिकली चाइना इज फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज अपनी इकोनॉमी को लेके, और ताइवान के साथ वो वॉर नहीं करेंगे, बट what I see is there will be a mutual agreement kind of a thing। तो जो ताइवान को टेक ओवर करना या ऐसा मानना कि ताइवान अब चाइना की बात सुन रहा है, ये हम देखेंगे, बट वो हम क्यों हुआ, कैसे हुआ, दैट नोबडी विल नो। वो बहुत इंटरनली और बहुत हिडन वे में होने वाला है, बिकॉज देखिए नेपच्यून शनि के साथ है, सो बहुत सारी चीजें हिडन वे में होंगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि देयर विल बी अ वॉर लाइक सिचुएशन। तो जो अभी चैंग लीवू और वो चाइना गई, वहां पर उन्होंने शी जिनपिंग ने बोला कि पीसफुल टेक ओवर की बात की उन्होंने ताइवान की, तो मतलब पीसफुल टेक ओवर हो जाएगा। पीसफुल म्यूचुअल टेक ओवर, देयर विल नॉट बी अ वॉर लाइक थिंग। ये बड़ा एक स्ट्रेटेजिक मूव है इन बिटवीन दीज टू कंट्रीज। ओके, ये बड़ी बात आपने बताई, क्योंकि जो ताइवान के लोग हैं वो बिल्कुल भी चाइना के साथ जुड़ना नहीं चाहते। लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और भारत की हम बात करते हैं। पहलगाम जो घटना हुई पिछले वर्ष और अप्रैल 23 को, उसकी उसको 1 साल होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद हुआ। अभी भी जो मूवमेंट्स हैं या सारी चीजें हैं, पाकिस्तान लगातार इंक्लूजन में सारी चीजें करता ही आ रहा है। आपको लग रहा है कि अब उस तरह के हालात बन रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 और 2.0 हो, और फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ बड़ा हम आगे देख पाएंगे? जी, सो अंबर जी, इसके ऊपर मैंने फेब्रुअरी वगैरह में एक वीडियो बना के अपने चैनल परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी पे डाला था, एंड इन दैट आई गेव अ डेट ऑफ 21 मार्च, जिसके ऊपर बहुत लोगों ने बोला कि 21 मार्च को तो कुछ हुआ नहीं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट वॉर्स दीज डेज, तो जरूरी नहीं है कि हम बूट ऑन द ग्राउंड की बात कर रहे हैं या एक ब्लडी वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, नॉट नेसेसरीली। इफ यू रिकलेक्ट एंड इफ यू चेक द न्यूज, तो 21 22 से ही बहुत सारी मीटिंग्स शुरू हो गई थी, जहां पे हमारे ट्राई सर्विस चीफ्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, सब अलग अलग जगह पे मीटिंग्स कर रहे थे। डिफरेंट स्टेट्स के लोगों के साथ, चीफ्स के साथ मीटिंग करी गई थी। सो द सीक्रेट वॉरफेयर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। इनफैक्ट आप बोल रही हैं कि क्या ऐसा होगा, ऑपरेशन सिंदूर जैसा, O2 जैसा कुछ होगा? आई एम सेइंग वी आर ऑलरेडी इन। जरूरी नहीं है कि वी हैव टू हमें दुश्मन के जमीन पे जाके ही उसको हराना है। वी कैन एक्चुअली, जो हम अब कर रहे हैं या ऑलरेडी जो हो रहा है, वी आर हिटिंग द ओपोनेंट और द एनिमी राइट एट द कोर विदाउट इवन देम नोइंग कि ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट इट्स हैपनिंग ऑलरेडी, वी आर ऑलरेडी डूइंग इट, वी आर ऑलरेडी देयर, बिकॉज हमें नेशनल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना होता है। सो आई विल डेफिनेटली नॉट स्पिल द बीन्स कि वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बट इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। हम उस योग में हैं, उस कंजंक्शन, उस कॉम्बिनेशन में हैं, जिसमें ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी हैपनिंग एंड वी आर ऑल रेडी एंड सेट। ऐसा मैं बस इसलिए बोल सकती हूँ, एक तो मंगल की महादशा चल रही है, साथ में मंगल ने शनि को अभी कंजंक्ट हुए हैं शनि के साथ। उसके पहले राहु के साथ थे। राहु के साथ जब मंगल थे, तब ये सारे सीक्रेट वॉरफेयर, ये सारी चीजें जो हिडन तौर पे, अंदरूनी तौर पे चल रही थी, तब ये सब स्ट्रेटेजाइज किया गया था, प्लान किया गया था, एंड नाउ इट्स इनटू एक्शन ऑलरेडी। बट स्टिल द टाइम ड्यूरेशन विच आई गेव यू, 19th अप्रैल से 23rd अप्रैल के बीच का पीरियड, दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वल्नरेबल एंड वॉलेटाइल। ये जो कुछ दिन मैं बोल रही हूँ, उसका कारण ये भी है कि शनि और मंगल और नेपच्यून ये मीन राशि में हैं, जलीय राशि में हैं। तो जैसे समुद्र मंथन हुआ था, उसी प्रकार से आप ये बोल सकते हैं कि मंगल के वहां पे कंजॉइन करते ही उनको, उन दूसरे प्लैनेट्स को, एक फायरी एनर्जी वहां पहुंच गई है पानी में। सो पानी के अंदर आग लग सकती है। सो इट कैन बी वेरी रिस्की एंड डेंजरस कि कुछ इस तरीके का टेक्निकल ग्लिच
या कुछ इस तरीके का आपस में जो शिप्स हैं या जो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट है और जो हमारे इंटरनेट केबल वायर्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखता है, जिसकी वजह से इंटरनेट हमारा डिस्टरप्ट हो सकता है डिफरेंट कंट्रीज का, नॉट ओनली फॉर इंडिया, अलग अलग देशों के बारे में बोल रही हूँ। और दिस कैन बी वेरी वेरी डैमेजिंग फॉर द केबल वायर्स एंड फॉर द जो हमारे सबमरीन्स होते हैं या समुद्र के नीचे जो जीव जंतु होते हैं, सभी के लिए इट्स अ वेरी डैमेजिंग पीरियड। ओके, थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अभी जैसे ये पीस टॉक की बातें शुरू हुई, जैसे पॉज अनाउंस हुआ, वैसे ही मार्केट में थोड़ा सा हमने उछाल देखा। तो आपको जो ग्रह नक्षत्र हैं वो क्या बताते हैं कि आगे कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से सेक्टर्स को अवॉइड किया जाए? बुलियंस का क्या उसके हालात रहने वाले हैं, थोड़ा सा आपसे जानना चाहिए। जी। सो देखिए अभी जो ये टाइम पीरियड है अगेन मंगल शनि और नेपच्यून साथ में है और अभी बृहस्पति मूव नहीं करे हैं। सो टिल जून 2026 जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, दिस इज काइंड ऑफ वेरी रिस्की, क्योंकि उसके बाद मैं फिर भी देखती हूँ कि थोड़ा इकोनॉमिकल बैलेंस आ रहा है। फिर भी लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आ जाएगा, बिकॉज दोनों ही वाटरी साइंस हैं। क्योंकि जुपिटर जो है वो एग्जॉल्ट होके वो दूसरी वाटरी राशि में जा रहे हैं, जलीय राशि में जा रहे हैं, जो कि कैंसर है, और शनि यहाँ पे मीन में होंगे। सो पब्लिक सेंटिमेंट, लिक्विड कैश, लिक्विड मनी, फाइनेंशियल सिचुएशन, इकोनॉमी, एवरीथिंग विल बी इम्पैक्टेड इवन देन। लेकिन तब तक के लिए मैं बोलूंगी जो सेक्टर्स जो मुझे लगता है जिनमें आपको अवॉइड करना चाहिए इन्वेस्ट करना, वो है, आई हैव जस्ट नोटेड डाउन। So, pharma, crypto, NBFC, IT, and software and tech. These sectors you should be avoiding. किसी को भी इसमें नहीं करना है, बिकॉज राहु का जो एक इल्यूजन वाला फेज है वो अभी चल रहा है, एक्वेरियस में है। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग इन ऑल दीज सेक्टर्स। वेर एज डिफेंस सेक्टर तो मैं बोलूंगी फ्री फ्लो है, यू शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड इन्वेस्ट। सेमी कंडक्टर्स हैं, पावर सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, यू शुड गो फॉर दैट। गोल्ड तो है ही सेफ हेवन। सो सेफ जो हैं जिनमें आप बहुत सेफली कर सकते हैं, वो ये सब हैं। उसके अलावा आयरन एंड स्टील, ऑटोमोबाइल्स, रियल एस्टेट, ये भी ठीक है। रियल एस्टेट में मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगी। पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट इन लैंड, दैट इज प्लॉट्स एक्सेट्रा, दैट इज सेफ। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में 2026 तक या मिड 2027 तक इट्स ओके, मगर उसके बाद आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें, बिकॉज शनि नीच की राशि में चले जाएंगे, नीचस्थ हो जाएंगे। सो जितने भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा। ओके, और बुलियंस? बुलियंस के बारे में नहीं मैं कमेंट करूंगी, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई डिड नॉट डू एनी रिसर्च ऑन दैट। ओके, तो वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस की बात करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में नतीजे आ सकते हैं? So West Bengal तो is very clear. I've said it time and again, and I will not play with my own credibility. So ममता जो हैं वो तो जाने ही वाली हैं ममता जी। उनका यहाँ पे अब कोई फ्यूचर नहीं है। उनकी ऑलरेडी दशाएं उनके डाउनफॉल को शो कर रही हैं बहुत समय से। शनि उनका अंत होने वाला है, शनि की महादशा, जो कि शनि उनका उच्चिका हुआ करता है। सो ममता बनर्जी इज ऑलरेडी फिनिश्ड मेरे हिसाब से। उनका यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है अभी। या तो कोएलिशन पार्टी या तो बीजेपी के साथ मिलके जो पार्टी है वो आएगी। जहां तक बात रही तमिलनाडु की, वहां स्टालिन हमेशा से बहुत स्ट्रांग रहे हैं, अभी भी वो स्ट्रांग हैं, लेकिन उनके चार्ट में इंटरनली, क्योंकि उनका 6th हाउस में अभी शनि गोचर कर रहे हैं स्टालिन की कुंडली में, और 6th हाउस रोग रिपु ऋण का होता है। सो वहां उन्हें इंटरनली ही बड़े चैलेंजेस आएंगे, उनके लॉयल्स ही उनके अगेंस्ट हो रहे हैं। सो उनके साथ थोड़ा सा ये चैलेंज चल रहा है, बट ऑल इन ऑल एट द एंड मुझे वो ही जीतते दिखते हैं। ओके, और यूपी की बात करें, यूपी असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं 2027 में, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं।
जी, मैंने उसमें देखा है। सो जो अखिलेश यादव जी हैं, उनकी कुंडली में अब काफ़ी सुधार आ रहा है। जो समय हम्म। उनका जो टाइम पीरियड चल रहा था जिसके चलते उनका डाउनफॉल हुआ, जो उनका पारिवारिक जो इश्यूज़ थे उनकी वजह से वो नज़र आते थे उनकी कुंडली में, उसमें उनका डाउनफॉल हुआ। लेकिन अब जो समय आया है वो उनके लिए काफ़ी बेहतर है एज़ कंपेयर्ड टू द प्रीवियस दशाज़ व्हिच वर रनिंग इन हिज़ चार्ट। बट स्टिल अभी भी ऐसा लगता है कि वो उस लेवल तक स्ट्रेंथ नहीं आ पाई है उनके चार्ट में कि वो चीफ मिनिस्टर बन पाए। सो चांसेस उनके चीफ मिनिस्टर बनने के काफी कम है, वेयर एज योगी जी की जो शनि साढ़े साथी है दैट इज एंडिंग। सो व्हेन इट्स एंडिंग एंड दैट इज अ पीरियड वेयर उनकी जो दूसरी दशाएं वगैरह हैं, अंतरदशा महादशा, वो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट दिखा रहे हैं। और आगे आने वाला उनका जो पीरियड है, जो हम जैसे जब भी किसी के लिए देखते हैं, किसी नेटिव के लिए कि भाई कैसा पीरियड आना है, तो नेक्स्ट 3 दशाएं देखते हैं, अंतरदशाएं। सो ऑल 3 अंतरदशास फॉर हिम आर शोइंग कि उनका आगे आने वाला पीरियड उनको नेक्स्ट पेडेस्टल, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है। सो उनके लिए मुझे बहुत अच्छे चांसेस दिखते हैं। ही कैन बिकम चीफ मिनिस्टर और ही माइट बिकम चीफ मिनिस्टर एंड आफ्टर दैट वो मूव कर जाएं टू सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर कोई और नया चेहरा आए। ओके। तो अब थोड़ा सा मतलब यूपी में अखिलेश यादव भी के भी अच्छे कुंडली नजर आ रही है, और योगी जी के तो ऑफ कोर्स है ही। तो क्लियर क्या यहाँ पे हम मानेंगे वापस बीजेपी आएगी, या अखिलेश यादव वापस आ सकते हैं एक बार फिर? नहीं, अखिलेश यादव के चांसेस कम है अनटिल अनलेस कि उनकी जो धर्म पत्नी है डिम्पल यादव, वो उनके लिए कैंपेनिंग करें, क्योंकि वीनस उनकी कुंडली में इस समय एक्टिव है। तो शुक्र काफी एक्टिव है, कुंडली पहले से बेटर हुई है, बट स्टिल लॉट ऑफ चैलेंजेस आर देयर। अच्छा, वेस्ट बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पे चुनाव आसान नहीं होने वाले, ये बात पक्की है। लॉट ऑफ वायलेंस, बहुत उथल पुथल, और बहुत ज्यादा अग्रेशन आप देखेंगे इवन इन द मासेस। लीडरशिप में तो है ही है, बट मासेस में भी। और जैसा महाभारत में हुआ करता था, महाभारत की लड़ाई जब हुई, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते थे। भाई सूर्यास्त के बाद लड़ाई नहीं होगी, या निहत्थे पे आप वार नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी अब नहीं होता है कलयुग में। सो देर आर नो रूल्स टू बी फॉलोड। कोई भी किसी भी तरीके के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, और उसी का ये कारण बनेगा कि आप बहुत बहुत वायलेंस वगैरह, या बहुत एक बहुत ही नेगेटिव माहौल को देखेंगी वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में। अच्छा रीना जी, हमने बॉर्डर्स पे वॉर्स की तो बात कर ली, लेकिन क्या कुछ इंटरनल जो डिस्टरबेंस है, या इंटरनल कुछ हालात, वायलेंस, इस तरह की चीजें पॉसिबल हैं? कुछ ऐसा हो सकता है, या कोई नेचुरल डिसास्टर, या कोई कुछ इस तरह की चीजें कुछ नजर आ रही हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है? डेफिनेटली जो आगे आने वाला पीरियड है जून के बाद वाला, जिसमें हम्म। देवगुरु बृहस्पति वैसे तो अपनी उच्च की राशि में जा रहे हैं, लेकिन वो एक हम्म। वाटरी साइन में जा रहे हैं। सो पब्लिक हम्म। सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा डिसरप्ट करेंगे लीडरशिप के डिसीजंस को, या लीडरशिप के हम्म। डिसीजंस जो हमारे नेताओं के या हमारे लीडर्स के जो डिसीजन है, वो कहीं ना कहीं ओरिएंटेड होंगे चारों तरफ पब्लिक सेंटिमेंट्स के। और हम्म। इलेक्शंस भी आ रहे हैं, जब हमारे देश में इलेक्शंस आ रहे हैं और साथ में इस तरीके का गोचर हो रहा है, तो आप देखेंगी कि इंटरनली तो हो ही रहा है, लेकिन इंटरनल कन्फ्लिक्ट के पीछे किसी एक्सटर्नल पावर का हाथ होगा, ये आप देखेंगी। हम्म। कोई बहुत ही जो मुझे नजर आता है, जिस तरीके के केतु का मघा नक्षत्र में आना, और साथ में बृहस्पति का उच्च का होना, और साथ में शनि मीन के, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक बहुत बड़े नेता को हम खो सकते हैं, या असैसिनेशन जैसा उनके ऊपर अटेम्प्ट हो सकता है। सो दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस आई सी। इंटरनल लेवल पे थिंग्स आर नॉट एट ऑल फाइन आफ्टर। इनफैक्ट बीजेपी के लिए जून के बाद वाला पीरियड बहुत 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 चैलेंजिंग है, हमारी लीडरशिप के लिए भी, और हमारे देश के लिए पे। और नदर्न साइड पे, नॉर्थ साइड एंड नॉर्थ ईस्टर्न साइड, जो कुर्मा चक्र से मुझे दिखता है, वो ज्यादा वल्नरेबल साइड्स होंगी, वेदर यू टॉक अबाउट बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री और द रीजन्स इन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। और अदरवाइज जैसे कि कोई नेचुरल क्लेमिटी या इस तरह का कुछ?
बिल्कुल भर भर के पानी से रिलेटेड, मतलब नेचुरल कैलामिटीज का तो मैं आपको क्या बताऊं कि जो आपने कभी नहीं देखा या जो आपने कभी नहीं एक्सपेक्ट करा वो सारी चीजें होंगी। अभी भी आप नोटिस कर रहे होगे अप्रैल में यू मस्ट नॉट हैव सीन दिस काइंड ऑफ वेदर जैसा अभी चल रहा है। सो जहां बारिशें नहीं होनी है वहां बारिशें हो रही हैं, जहां पे बाढ़ आनी है वहां पे सूखा पड़ रहा है। सो एवरीथिंग बिल्कुल जैसे बोलेंगे उल्टा, जो एक्चुअली में होता है उसका एकदम उल्टा होता हुआ देखेंगे प्रकृति की तरफ से। और ये एक हम्म। तरीके से नेचर का, प्रकृति का रिटेलिएशन है। वो जैसे हम्म। हम रेबेलियस हो जाते हैं, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और हम रेबेलियस हो जाते हैं, सिमिलरली इस समय जो मदर नेचर है वो बहुत रेबेलियस फॉर्म में है। और आप हर जगह नेचुरल कैलामिटीज, चाहे वो जल त्रासदी हो, चाहे वो फायर से रिलेटेड हो, दोनों ही चीजें मैं बोल रही हूँ। बहुत सारी आगजनी वगैरह भी आप देखेंगे टिपिकली इन बिटवीन मिड मई टू मिड अगस्त वाला जो पीरियड है, वहां पे फायर से रिलेटेड। और अभी जो पीरियड चल रहा है यहाँ अर्थक्वेक्स और सुनामी, पानी से रिलेटेड। तो मतलब कुल मिलाकर हम ये कहें कि काफी कुछ हमें देखने के लिए मिल सकता है। नेचुरल क्लेमिटीज की बात करें, महामारी की बात करें, इंटरनल वायलेंस, और ये फुल ऑफ दिस थिंग, ये सारा कुछ होने वाला है। जी, देखिए मैंने पहले भी आपको बहुत बार बोला अंबर जी, 2025 वाज द पीरियड ऑफ एक एक जैसे बोलेंगे कि एक एकदम से मौसम बदला है और माहौल बदला है ऐसा। वो एक ऐसा साल था। अब 2026 आया है और 2026 ट्रिगरिंग पॉइंट है। और 2025 और 26 को जब हम कंबाइन कर लेंगे तो ये फाउंडेशन ईयर्स बनेंगे फॉर द अपकमिंग टाइम, फॉर द अपकमिंग कंप्लीट 1 डेकेड। अगला जो 10 साल है वो इन 2 सालों के ऊपर बेस्ड होगा टिल मिड ऑफ 2027, क्योंकि ये फाउंडेशन ईयर्स हैं फॉर अ ग्लोबल शिफ्ट, शिफ्ट इन योर थॉट प्रोसेस, नैतिकता में, चेतना में, विचारधारा में, तीनों में हम्म। बदलाव। और जब तीनों में बदलाव आ जाता है तब स्लोली एंड ग्रेजुअली सिस्टम में बदलाव आता है। तो बड़ा बदलाव हमको अब आगे नजर आने वाला है, और बड़ी सतर्कता की ऐसे में आवश्यकता है। और ये प्रार्थना करते हैं कि सभी सुरक्षित रहें और हालात बेहतर रहें देश में और दुनिया में। और रिंका जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।